एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है फार्मेकोजेनेटिक्स के बारे में। तो आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको फार्मेकोजेनेटिक्स का डेफिनेशन मालूम हो जाना चाहिए, फार्मेकोजीनोमिक्स का डेफिनेशन मालूम हो जाना चाहिए और इसमें फार्मेकोजेनेटिक्स के कुछ एग्जांपल्स आपको पते होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है, मतलब अब चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है फार्मेकोजेनेटिक्स। मानकर चलो कि दो आदमी हैं, ठीक है? जैसे मैं हूं और एक मेरे बगल में कोई खड़ा है, मानव ए मानव बी। मानव ए है अब हम क्या किए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ड्रग दिया, मेडिसिन दिया। तो जो ड्रग, मान लो इसको पड़ा, क्या होना चाहिए था कि सेम ड्रग है ना, दोनों के बॉडी में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि इसमें कुछ और इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, हम में कुछ और इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। मान लो जैसे हमें दिया गया कोई प्राइमाक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है, हमारे बॉडी में क्या होगा, मान लो हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन है ना, हमारे में किसी तरह का जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब ने हमें ड्रग दिया प्राइमाक्विन, एंटी मलेरियल की तरह काम कर रहा है, मुझे मलेरिया था, मलेरिया वगैरह ठीक हो गया। लेकिन इस आदमी को जब दिया गया तो इसमें क्या था कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हुए थे, जिस कारण से जो ड्रग का जो इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए था इस वाले आदमी में, जो कि मेरे में हुआ था, सेम इसमें भी होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, सेम इसमें प्रोड्यूस इफेक्ट नहीं हुआ है, सेम एक्शन ड्रग का नहीं हुआ है। ठीक है ना, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण। उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फार्मेकोजेनेटिक्स। तो फार्मेकोजेनेटिक्स समझ में आ गया, मतलब कि मतलब ड्रग के कारण डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट पर्सन में। तो आपको क्या याद रख लेना है, इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दिस इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जेनेटिक मेकअप। ओके, ये चीज समझ में आ गया। तो फार्मेकोजेनेटिक्स समझ में आ गया। फार्मेको जीनोमिक्स क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हो गया तो जो ड्रग का जो काम होना चाहिए था वो काम अब नहीं कर रहा है। ठीक है, ड्रग का काम क्या था प्राइमाक्विन का, कि वो क्या करे, एंटी मलेरियल ड्रग था, मलेरिया को ट्रीट करे। अब क्या हुआ, जीन में मान लो म्यूटेशन हो गया, तो अब क्या है, ड्रग का इफेक्ट चेंज हो गया है, इफेक्ट ऑफ द ड्रग चेंजेज। तो आपको फार्माकोडायनामिक्स अलग टॉपिक है, फार्माकोजेनोमिक्स और फार्माको जेनेटिक्स के बारे में पता चल गया। तो फार्माकोजेनेटिक्स का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हूँ, मेरे से बगल में जो खड़ा है वो G6PD डिफिशियंसी वाला आदमी है। अब होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। G6PD डिफिशियंसी कहने का मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है ना, ग्लाइकोलिसिस पाथवे अगर आपको याद होगा, है ना, तो वहाँ इस्तेमाल होता है। अब क्या हुआ कि जो हम ड्रग देते हैं तो ड्रग किस में कन्वर्ट होता है जल्दी बताओ, बहुत सारे ड्रग फ्री रेडिकल्स वगैरह में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो एंजाइम है G6PD एंजाइम, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कहाँ पाया जाता है, ये आरबीसी वगैरह में भी पाया जाता है काफी ज्यादा अमाउंट में। तो ये जो फ्री रेडिकल, जैसे ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स अगर बने हैं तो ये मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, लेकिन इस एंजाइम में के वजह से कुछ मैकेनिज्म होता है जो कि मैं आपको पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा। G6PD डिफिशियंसी एनीमिया जब बताएंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये किस तरीके से G6PD एंजाइम जो रहता है इस फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करने के काम, मतलब खा जाता है इसको, है ना, इसको फ्री रेडिकल को खा जाता है। फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल इसको जा करके क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। लेकिन इस एंजाइम की वजह से डैमेज प्रोटेक्शन होता है, डैमेज नहीं कर पाता है। लेकिन अब जैसे देखो होता क्या है कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो अब हमने ड्रग दिया, प्राइमाक्विन नाम का ड्रग दिया, या फिर टेफिनोक्विन नाम का ड्रग दिया, या फिर सल्फोनामाइड नाम का ड्रग दिया, एंटी बैक्टीरियल ड्रग होता है ना, जो कि बहुत सारा, जब हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग बात करेंगे। फिर फ्यूराजोलाटॉक्सिन हो गया, या फिर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो गया। तो ये सारे ड्रग का नाम आपको याद रख लेने हैं। जिस पर्सन में G6PD डिफिशियंसी रहेगा उसमें ये सारे ड्रग हिमोलिसिस कर देंगे आरबीसी का। अगर मान लो ये डेफिशिएंट रहा तो फ्री रेडिकल जाएगा और आरबीसी के मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, आरबीसी फट जाएगा, बाहर रप्चर हो जाएगा, हेमोलिसिस कहलाता है वो। ठीक है ना, फ्री रेडिकल ये करता है। तो ये सारे ड्रग, अगर कोई पर्सन G6PD डिफिशियंसी है तो इन सारे ड्रग को देने के वजह से उसमें आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा और उसे हेमोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस्ड एपनिया। मतलब समझने की कोशिश करो, एपनिया कहने का मतलब सांस का रुक जाना, वो डिस्पनिया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग।
ठीक है ना? एपनिया मतलब साँस ले नहीं ले पा रहा है। सक्सिनाइल कोलिन होता क्या है? देखो ये एक मसल रिलैक्सेंट होता है। जब सर्जरी आप पढ़ोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि जब सर्जरी करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं? मसल रिलैक्सेंट देते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम क्या करते हैं? कट लगाते हैं। तो अपना मसल्स क्या करने की कोशिश करेगा? यहाँ पर मतलब एक रिफ्लेक्स होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ब्लड फ्लो वगैरह जो है आर्टरी वगैरह से बाहर निकल के ना आ जाए, है ना? तो ये मैकेनिज्म चलता है। लेकिन ये सक्सिनाइल जब हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? तो हम ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया होता है, मतलब मसल एनेस्थीसिया क्या, मसल रिलैक्सेंट होते हैं, शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं। जैसे कि और ये इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जब किसी को हम लोग एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कहते हैं। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कहने का मतलब क्या? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, ट्यूब घुसाएँगे, ठीक है? यहाँ पर मान लो ये मोडी था सर का, ये हो गया गर्दन, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रैकिया वगैरह हो गया, यहाँ पर नहीं, फेरिंक्स रहता है, उतना आप लोग समझते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन जब करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही अगर मान लो मसल रिलैक्सेंट नहीं दिए, ठीक है ना? और ये जो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन रहते हैं, डॉक्टर लोग फटाक से क्या करते हैं, मात्र 10 सेकंड, एक्सपर्ट डॉक्टर जो रहते हैं 10 सेकंड मैक्सिमम या 15 सेकंड के अंदर वो इंट्यूबेशन कर देते हैं, ठीक है? तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कॉजेज़ लैरिंजियोस्पाज़म, तो ये बिना अगर आप दोगे सक्सिनाइल कोलिन का इस्तेमाल नहीं की, ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है, 5 मिनट तक ये मसल का रिलैक्सेशन करवा के रखता है। तो अगर आपने ये नहीं दिया और उसकी जगह डायरेक्ट मतलब आप एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करने की कोशिश करोगे, तो जिससे होगा क्या? जिससे होगा लैरिंजियोस्पाज़म, जहाँ-जहाँ वो जो ट्यूब है वो टच करेगा, वहाँ-वहाँ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, लैरिंजियोस्पाज़म हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग सक्सिनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मसल रिलैक्स हो गया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, अब हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन अब वैसे पर्सन अच्छा एक बात समझो, सक्सिनाइल कोलिन का ये तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, ये फार्माकोजेनेटिक्स जेनेटिक्स से कैसे रिलेटेड है वो समझो। ये कोई पर्सन ठीक है ना? देखो सक्सिनाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होता है? स्यूडोकोलिन एस्टरेज के थ्रू होता है। ठीक है ना? कोलिन एस्टरेज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एएनएस में, है ना? तो ये जो स्यूडोकोलिन एस्टरेज है उसका मेटाबॉलिज्म करता है सक्सिनाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें एटिपिकल स्यूडोकोलिन एस्टरेज प्रेज़ेंट रहते हैं। मतलब ये जो सक्सिनाइल कोलिन हमने बाहर से ड्रग दिया स्यूडोकोलिन एस्टरेज इसको 5 मिनट के अंदर तोड़-फोड़ दिया। मतलब ये इसका एक्शन जो है ड्रग का 5 मिनट के अंदर स्टॉप हो गया। लेकिन कुछ पर्सन में एटिपिकल स्यूडोकोलिन एस्टरेज पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या? एटिपिकल स्यूडोकोलिन एस्टरेज पाए जाते हैं जिससे होता क्या है कि ये 5 मिनट में टूट जाना चाहिए था, है ना? मसल रिलैक्सेशन 5 मिनट तक ही रहेगा। लेकिन स्यूडोकोलिन एस्टरेज जो है पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं रहता है जिस कारण से ये 5 मिनट की जगह आधा घंटा या फिर और भी ज़्यादा समय तक मसल को रिलैक्स करके रखता है। तो जब मसल को रिलैक्स करके रखेगा तो चेस्ट वाले मसल में आएगी प्रॉब्लम और साँस वो ले नहीं पाएगा। तो जिसे हम लोग बोलते हैं सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस्ड एपनिया इन द पर्सन्स हैविंग क्या अ, क्या इन दी हैविंग एटिपिकल स्यूडोकोलिन स्टोरेज ठीक है ये बात भी समझ में आ गया मतलब प्रॉब्लम समझ में आ रहा है हम लोग क्या क्यों बोल रहे हैं ड्रग दिए डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट एक्शन प्रोड्यूस कर दिया ड्रग ने क्यों क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह कुछ हुआ था क्यों क्योंकि सक्सिनाइल कोलिन दिए थे जो हम काम करवाना चाहते थे कुछ इंडिविजुअल्स में वो ज्यादा देर तक क्या हो गया स्यूडोकोलिन एटिपिकल स्यूडोकोलिन स्ट्रेच पाया गया है ना जिस वजह से उसमें क्या हुआ एपनिया वाला कंडीशन आ गया ये सारी चीजें समझ में आ गई तीसरा बात करते हैं हम लोग अपने हमने बात किया था मेटाबॉलिज्म के बारे में तो मेटाबॉलिज्म का फेज 2 रिएक्शन जो होता है क्या होता था जल्दी बताओ फेज 1 रिएक्शन में क्या होता था अमीनो एसिड जो रहता था उसको एक्सपोज करने का काम होता था किसी भी ड्रग का अमीनो एसिड को एक्सपोज करना यही पर्पस होता था हमारा फेज 1 मेटाबॉलिज्म का फेज 2 मेटाबॉलिज्म में उसमें कुछ कंजुगेट जोड़ते थे ग्लाइसिन जोड़ते थे ग्लूकोरेनिडेशन वगैरह जोड़ते थे तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं एसिटाइलेशन की बात कर रहे हैं तो फेज 2 रिएक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म में एसिटाइलेशन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं अब देखो एसिटाइलेशन जो रहता है वो एक एंजाइम के थ्रू किया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज ठीक है अब एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम पाया जाता है उससे होता क्या है ठीक है
एसोनियाजिड मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे एसोनियाजिड नाम का एक ड्रग है, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ एन एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज में और वो बनता है एसिटाइल हाइड्रोजन। अगर किसी आदमी में या किसी पर्सन में आइसोनियाजिड तुम ज्यादा एक्सेस ओवरडोज दे दोगे, मतलब मान लो बहुत ज्यादा तुमने दे दिया, तो अगर एसोनियाजिड का एक्युमुलेशन होने लगेगा बॉडी में, इट विल लीड टू द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहने का मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड, पैथी मतलब डिजीज, पेरिफेरल मतलब है ना नर्व्स वगैरह, है ना, पेरिफेरल नर्व्स की बात हो रही है। तो एक्युमुलेशन कॉजेज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पर जो एसिटाइल हाइड्रोजीन है, समझने की कोशिश करो, एसिटाइल हाइड्रोजीन का अगर एक्युमुलेशन होने लगेगा तो ये जो लीवर होता है, लीवर में क्या होता है, लीवर को डैमेज करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी करता है। अब दो तरह के आदमी होते हैं यहाँ पर, एक में जिसमें जैसे मान, एक हम हैं, एक यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, ठीक है, तो एक होता है फास्ट एसिटाइलेटर, एक होता है स्लो एसिटाइलेटर। मतलब किसी में जो एसिटाइलेशन वाला मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, ठीक है, फास्ट हो रहा है किसी में एसिटाइलेशन वाला मैकेनिज्म, मतलब ड्रग जो है एसोनियाजिड, देखो फास्ट एसिटाइलेटर कहने का मतलब क्या, जो एंजाइम है एनएटी एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाएगा तो इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, है ना, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बनेगा, है ना, एसिटाइल हाइड्रोजन। जब ये एसिटाइल हाइड्रोजन ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो इट विल लीड टू द हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, अब कोई स्लो एसिटाइलेटर है, स्लो एसिटाइलेटर मतलब एनएटी नाम का जो एंजाइम है उसके बॉडी में कम पाया जाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो एसिटाइलेशन वाला प्रोसेस स्लो होगा। और जब स्लो होगा एसिटाइलेशन वाला प्रोसेस तो एसोनियाजिड का एक्युमुलेशन होगा बॉडी में, और एक्युमुलेशन होगा तो इट विल लीड टू द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये सारा चीज हमने कवर कर लिया, 11 मिनट में हम लोगों ने कवर कर लिया फार्मेकोजेनेटिक्स और फार्मेकोजिनोमिक्स और उसके एग्जाम्पल्स आपको लिख लिख के याद करने हैं। एसिटाइलेशन जो रहता है ना, वो कौन कौन से ड्रग का एसिटाइलेशन वाले मेटाबॉलिज्म से होता है ना, तो एसिटाइपी सल्फोनामाइड है, हाइड्रोलेनाजीन है, आइसोनियाजिड है, प्रोपेनामाइड है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।